हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स मेंटर मयूर आप सभी स्टूडेंट्स का सिंथेसिस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लास्ट सेशन में हम लोग मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर का डिस्कशन कर रहे थे और उस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक का डिस्कशन किया। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन किस तरह से रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17th, 18th एंड 19th, 20 जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है और सभी क्वेश्चंस के अंदर 5 सब पार्ट्स रहेंगे और उनमें से आपको कोई 4 सॉल्व करने हैं। लेकिन यहाँ पर इस सेशन के अंदर हम लोग पांचों के पांचों पार्ट सॉल्व करेंगे ताकि आप सभी बच्चों को सारे सॉल्यूशंस पता रहें। क्लियर है स्टूडेंट? तो केस स्टडी क्या कहता है? 1 केस स्टडी फर्स्ट है सन रूम के बारे में। द डायग्राम शोज दैट the planes for a sunroom, it will be built on a wall of a house. The 4 walls of the sunroom are square clear glass panels. ये देखिए, इसकी जो 4 वॉल्स है 1 2 3 एंड पीछे वाली जो है वो स्क्वायर क्लियर ग्लास पैनल यानी कि स्क्वायर शेप की है। द रूफ इज मेड यूजिंग, जो रूफ है उसके 2 पार्ट्स के अंदर बनी हुई है 4 क्लियर ग्लास पैनल्स ट्रेपेजियन इन शेप। ये देख रहे हैं 4 क्लियर ग्लास पैनल है जो कि ट्रेपेजियम शेप के है और 1 ग्लास पैनल हाफ रेक्टेंगुलर ऑक्टागन इन शेप। तो ये जो पार्ट है वो क्या है? रेक्टेंगुलर ऑक्टागन शेप का हाफ पार्ट है। ये इसके बारे में बताया गया है और इसका जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दिखाया गया है। तो कार्टेशियन प्लेन देखते ही हम लोगों को एक बात तो क्लियर हो गई कि इस केस स्टडी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड रहेंगे। क्लियर है? बात करते हैं इसके पार्ट ए की। पार्ट ए कहता है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट जे एंड आई। तो दोस्तों, आप लोग इसके अंदर जे और आई पॉइंट देखना है और सबसे पहले ऊपर जो लिखा हुआ है रेफर टू टॉप व्यू, टॉप व्यू में जो डायग्राम गिवन है उसको रेफर करना है आपको। उसके अंदर आप लोगों ने देखा जे और आई, अब उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। जे और आई के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। अगर इस केस के अंदर कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं होते तो आप इस कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते पहले, फिर मिड पॉइंट निकाल लेते। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो मिड पॉइंट निकालना बहुत ईजी टास्क है। आप सभी बच्चों को पता है कि कोई पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अगर कोई लाइन सेगमेंट है पॉइंट ए बी तो इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं। अगर एम है उसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स और वाई है और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो जो x कोऑर्डिनेट होगा मिड पॉइंट का उसकी वैल्यू होती है इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से जो y कोऑर्डिनेट होता है इसका y कोऑर्डिनेट प्लस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2 होता है। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें 6, 17 और 9, 16 का मिड पॉइंट फाइंड करना है। मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, तो x की वैल्यू हो जाएगी दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम 16 + 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 15/2 और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हो जाएगी दोनों के y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 33/2। तो जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 15/2, 33/2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द आंसर। 3rd आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पार्ट बी कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब इसके अंदर कौन सा व्यू रेफर करना है? टॉप व्यू रेफर करना है। तो टॉप व्यू के अंदर आप इस डायग्राम के अंदर आ गए। इसके अंदर ये रहा पॉइंट पी, इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखनी है। देख लीजिए कितने यूनिट है 1 2 3 4 यानी कि 4 सेंटीमीटर, क्योंकि स्केल के अंदर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर है। अगर एक्चुअल डिस्टेंस पूछता तो 4 मीटर हो जाती, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं पूछा, इसका मतलब हमें यूनिट के अंदर ही पूछ रहा है। तो दैट इज 4 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बात करते हैं पार्ट सी की। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस। अब देखिए इसके अंदर ए और एस के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, ए और एस के कोऑर्डिनेट्स इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिए हुए हैं और इसके अंदर लिखा हुआ है रेफर टू फ्रंट व्यू, यानी कि इस डायग्राम को देख करके आपको आंसर देना है। ठीक है,
तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट A एंड S, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड S। तो पहले A के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x एक्सिस पर कितनी यूनिट डिस्टेंस है 1, और y एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1,8 हो गया। ठीक है, इसी अच्छा इसमें कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। A पॉइंट ये रहा और S पॉइंट ये रहा, दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो इनके बीच में यूनिट्स काउंट कर लीजिए कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 यूनिट इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशियो 1:3। तो दोस्तों हमें पता है, मान लेते हैं कोई दो पॉइंट है A और B, उनको कोई पॉइंट M है जो कि P पॉइंट कर लेते हैं, इसको M रेशियो N के अंदर डिवाइड करता है। इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो जो M रेशियो N के अंदर डिवाइड करने वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करते हैं तो मान लेते हैं x y है। तो इसका x कोऑर्डिनेट किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसी तरह से इसका y कोऑर्डिनेट m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हमें A और B जिस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उसके पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो A और B के लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला 1:3 के अंदर डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो सबसे पहले A और B के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो A और B के कोऑर्डिनेट्स आप इसमें लिखा हुआ है रेफर टू फ्रंट व्यू। तो रेफर टू फ्रंट व्यू को रेफर करते हुए हम लोग A और B के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। A और B के कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, फ्रंट व्यू को रेफर करना है तो A एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट है और y एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1,8 हो गए A के कोऑर्डिनेट। B के कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो B एक्स एक्सिस पर कितने यूनिट है 1 2 3 4 5, और y कोऑर्डिनेट पर देखिए यहाँ तक 8 था, उसके बाद 9 10, तो 5,10। ठीक है, क्लियर है, 5,10। A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,8 और B के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5,10। तो देखते हैं A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 1,8 और B कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 5,10। अब इसको कोई पॉइंट P है जो कि 1:3 के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो इसके मान लेते हैं कोऑर्डिनेट x और y है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 × 5 प्लस 3 × 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 2। y कोऑर्डिनेट्स 1 × 10 प्लस 3 × 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, तो ये हो गया 34 डिवाइडेड बाई 4, तो 2,8.5 है ना। तो x एंड y की वैल्यू x, y जो MP पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x y है, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो 2,8.5 इज द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू द रेशियो 1:3, तो 2,8.5 है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका 4th। क्लियर है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका लास्ट पार्ट ई पार्ट जो है कहता है इफ ए पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट Q एंड S देन, ठीक है, तो इसकी लाइन इसके लिए कुछ है, तो उसके अंदर कंडीशन कौन सी होती है ये बताना है हम लोगों को। ये भी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसके अंदर क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि कोई पॉइंट Q है 9,8 और कोई पॉइंट है S 17,8, ठीक है। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर गिवन इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग मान लेते हैं इनसे इक्वल डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इस तरह से कर लेते हैं यहाँ पर, इससे इक्वल डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, ठीक है। तो अब इन दोनों की डिस्टेंस इज इक्वल टू इन दोनों की डिस्टेंस, तो इन दोनों की डिस्टेंस हो जाएगी x - 9 होल स्क्वायर प्लस y - 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों की डिस्टेंस हो जाएगी x - 17 होल स्क्वायर प्लस y - 8 होल स्क्वायर।
दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो आ जाएगा x माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 17 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 होल स्क्वायर, वाई माइनस 8 स्क्वायर वाई माइनस 8 होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब ओपन करोगे तब आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x इज इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर 289 माइनस 34x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। 34 इधर आ जाएगा तो 34x माइनस 18x हो जाएगा और इधर आ जाएगा 289 माइनस 81। क्लियर है इतनी बात? ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 16x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 802, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 208 अपॉन 16, तो x इज इक्वल टू 13 आ गया, दैट मीन्स x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 इसके हिसाब से एक रिलेशन मिलता है, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है इतनी बात? आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट केस स्टडी है स्केल फैक्टर एंड सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड। क्या है? ए स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप एंड एज द ऑब्जेक्ट बट ए डिफरेंट साइज। तो स्केल ड्राइंग क्या होती है कि मतलब सेम शेप होती है कि अगर आपने ट्राइंगल बनाया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो वो बड़े साइज का इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेगा, शेप सेम रहेगी, साइज डिफरेंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्केल ड्राइंग। ए स्केल ऑफ ए ड्राइंग इज ए कंपैरिजन ऑफ लेंथ। इसको ध्यान से देखिए, स्केल ऑफ ए ड्राइंग इज ए कंपैरिजन ऑफ लेंथ यूज्ड इन ऑन ड्राइंग टू द लेंथ इट रिप्रेजेंट, है ना। मान लेते हैं हमारे पास कोई रूम है जिसका हम लोग मैप बना रहे हैं, तो मैप के अंदर जाहिर सी बात है जितने बड़े डायमेंशंस होते हैं उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके बता दिया। तो स्केल फैक्टर क्या है? रेशियो है किसका? जो मैप के अंदर यूज किया गया है उस साइड का, और वो किस साइड को रिप्रेजेंट करती है, उसकी एक्चुअल लेंथ क्या थी उन दोनों का, ठीक है। तो ये होता है स्केल फैक्टर। सिमिलैरिटी का मतलब देखें, सिमिलर फिगर्स, द रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड इन सिमिलर फिगर इज कॉल्ड द स्केल फैक्टर। अब स्केल फैक्टर को अगर सिमिलैरिटी के ऊपर हम लोग अप्लाई करें तो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो उन दोनों सिमिलर फिगर्स के लिए स्केल फैक्टर होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे स्केल फैक्टर का फॉर्मूला के अंदर रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, स्केल फैक्टर इज इक्वल टू लेंथ इन इमेज अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट की लेंथ अपॉन इमेज की लेंथ, है ना। इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रीसाइजिंग देन द शेप्स आर सिमिलर, है ना। रीसाइज करने के बाद दूसरी शेप बन जाए, रीसाइज हो जाए, उसको चेंज करने के बाद, तो वो क्या होते हैं? सिमिलर फिगर होते हैं। सिमिलर फिगर के हम लोग उन चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उन्हीं का यूज होना है इसमें, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पर ये बात तो पता लग जाएगी। अब सिमिलैरिटी किस किस चीज में डिस्टर्ब नहीं होती? जब आप किसी फिगर को रोटेट कर दो तब भी वो सिमिलर रहते हैं, रिफ्लेक्शन कर दो या फ्लिप कर दो तब भी सिमिलर रहते हैं, उसको ट्रांसलेशन और स्लाइड कर दो, यानी कि स्लाइड कर देंगे किसी एक डिस्टेंस पर तब भी वो सिमिलर रहेंगे, और थोड़ा सा उसको मतलब कि स्लाइड करके या फिर उसकी इमेज ले लेंगे तब भी वो क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा, ठीक है। हैंस टू शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम द अदर आफ्टर रीसाइज, फ्लिप, स्लाइड और टर्न, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी के बारे में पूछा हुआ है, इसके बारे में हमें, तो इसका पार्ट ए कहता है मॉडल ऑफ ए बॉट इज मेड ऑन ए स्केल ऑफ 1:4। अब यहां पर क्या पता लग गया? स्केल में जो बोट है और उसके मॉडल के अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो 1:4 है, ये हम लोगों ने देखा था अभी, ठीक है। स्केल फैक्टर क्या होता है? द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द फुल साइज ऑफ द बोट हैज ए विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल? विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, है ना। तो हम लोगों को पता है दोस्तों, यहां से ये पता लग गया कि स्केल फैक्टर, देखिए यहां से एक चीज ये पता लग गई कि स्केल फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? स्केल फैक्टर, लेंथ को मैं L लिख रहा हूं, लेंथ इन इमेज अपॉन
लेंथ इन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई, लेंथ का लेंथ के साथ जब रेशियो लेंगे तब भी स्केल फैक्टर आएगा, और विड्थ इन इमेज अपॉन विड्थ इन ऑब्जेक्ट, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, तो इनका भी रेशियो स्केल फैक्टर होगा। क्यों, समझ में आई बात? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है इमेज और एक्चुअल ऑब्जेक्ट के अंदर, उसका मतलब होता है स्केल फैक्टर। अब स्केल फैक्टर कितना दे रखा है? 1:4, 1:4 लिख दिया। अब ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें देखिए ये इंफॉर्मेशन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन गिवन है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। द लेंथ ऑफ द फुल साइज ऑफ द बोट हैज ए विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी विड्थ कितनी है? उसकी विड्थ कितनी है? 60 है। ठीक है, हम लोगों को विड्थ, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, स्केल मॉडल यानी कि इमेज के अंदर विड्थ कितनी है उसको हम लोगों ने W मान लिया, तो यहां पर हो गया W इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या कहता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स। ठीक है, तो सिमिलैरिटी को इफेक्ट करने वाले इफ दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, तो इस सिमिलैरिटी कोई इफेक्ट नहीं होती इससे। दे आर डायलेटेड बाय स्केल फैक्टर, इससे भी सिमिलैरिटी नहीं होती। साइज चेंज कर देंगे, शेप सेम रहती है, तब भी सिमिलैरिटी बरकरार रहती है। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, इससे भी सिमिलैरिटी इफेक्ट नहीं होती। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बात करते हैं, इफ टू सिमिलर ट्राइंगल है, इसमें स्केल फैक्टर ऑफ A is to B, देन व्हाट इज देन विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ट्राइंगल्स इज ट्रू। अब आपको पता है स्केल फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, उस ट्राइंगल के अंदर सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो स्केल फैक्टर ही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए पैरामीटर भी क्या हो गया, पैरामीटर की अगर बात करें तो पैरामीटर का भी वही रेशियो आना चाहिए जो स्केल फैक्टर है ना। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। द एल्टीट्यूड्स हैव रेशियो, इसको बाद में करते हैं। मेडियंस भी क्या है, उसकी साइड है, तो कॉरस्पॉन्डिंग मेडियंस का भी रेशियो कितना आना चाहिए, जितना स्केल फैक्टर है, तो ये भी गलत हो गया। देयर एंगल बाइसेक्टर हैव रेशियो, एंगल बाइसेक्टर भी एक साइड है, तो उसका भी रेशियो कितना आना चाहिए, A is to B आना चाहिए। अब देखिए एल्टीट्यूड्स भी साइड है, तो उसका रेशियो देखो 1 is to B, जितना स्केल फैक्टर था उतना ही रेशियो, इसका मतलब ये सही हो गया। क्लियर है। The shadow of a stick 5 meter long is 2 meter, at the same time the shadow of a tree is 12 meter high is, है ना। तो ये स्टिक है, इसकी 5 है और शेडो कितनी है, 2 मीटर है। इसकी कितनी है, at the same time the shadow of a tree 12.5 इसकी हाइट है और इसकी शेडो हमें फाइंड करनी है। तो दोस्तों आप लोग देखोगे सेम टाइम पर जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो इक्वल होता है, यहाँ पर ये और ये एंगल इक्वल हो गए, ये 90 है ही, तो ये थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है और सिमिलर ट्राइंगल के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो मान लेते हैं मैंने परपेंडिकुलर का बेस के साथ रेशियो लिया है, परपेंडिकुलर का बेस के साथ रेशियो लिया है, इसको ABC कर लेते हैं हम लोग, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट है, और इसको मान लेते हैं PQR। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि मैंने परपेंडिकुलर का बेस के साथ रेशियो लिया है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो AB अपॉन BC, तो ये जो आएगा ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कितना हो गया, PQ हो गई क्योंकि सिमिलर फिगर है, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई QR, ये इक्वल होंगे। अब AB की लेंथ हमें पता है 12.5 है, BC की लेंथ हमें पता नहीं है, X है, PQ की लेंथ कितनी है 5 है, QR की लेंथ कितनी है 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा X इज इक्वल टू 5X इज इक्वल टू 12.5 का डबल हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये यहाँ से X की वैल्यू जो मिल जाएगी हमें 25/5 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 मीटर आ जाएगी। क्लियर है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस के अंदर हमें
जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो बहुत ज़्यादा टेंस नहीं होना है। इसके 4 पार्ट हो गए हैं। 5th पार्ट की अगर बात करें, इसका आंसर टिक कर लेंगे 5 मीटर। आगे बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बिलो सी स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए फार्म हाउस रूफ विद, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे रखी है, विद मेजरमेंट द एटिक फ्लोर ABCD इज मॉडल इज ए स्क्वायर। ये स्क्वायर है नीचे वाली शेप। द बीम्स हैव सपोर्ट एजेस ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ये जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है अंदर का जो बना हुआ है ना स्क्वायर शेप, क्यूबॉइडल शेप, क्यूबिकल शेप का, E इज मिडल एट 80। ये जो E पॉइंट है ना ये 80 का मिडल है, और F जो पॉइंट है वो BT का मिडल है, और G जो है वो CT का मिडल है, और H जो है वो DT का मिडल है। ये सभी ऊपर वाले जो पॉइंट है मिड पॉइंट्स है। द एज ऑफ पिरामिड इन द मॉडल हैव 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर लेंथ है। तो दोस्तों देखिए यानी कि ये 12 है, ये भी 12 है, और ये भी 12 है। तो दोस्तों इसको आप ट्राइंगल को अगर देखें यहां पर, एक ट्राइंगल को सिर्फ देखते हैं हम लोग। कौन सा ट्राइंगल? ABT है ना। ABT की अगर बात करते हैं तो ABT एक प्लेन सरफेस है ना। प्लेन सरफेस है कि नहीं है? डायग्राम गलत हो गया ना इसका। ABT एक प्लेन सरफेस से देख पा रहे हैं आप, यानी कि एक ट्राइंगल है ना। ABT है, AB और ये T पॉइंट, ठीक है। ABT इस तरह से है, और E और F इसके मिड पॉइंट है। E और F इसके मिड पॉइंट है। तो दोस्तों हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर ऐसा बताया जाता है कि दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो वो जो लाइन सेगमेंट मिलता है वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है और उसकी लेंथ का हाफ भी होता है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड EF इज पैरेलल टू AB। ये मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता होता है। अब इसके अंदर गिवन है कि सभी एजेस कितनी है पिरामिड की? 12 है। तो ये भी 12 हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी, और ये भी 12 हो जाएगी। तो सिंपली है E की E। अब हमें क्या करना था? देखिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF? EF की लेंथ फाइंड करनी है। तो EF की लेंथ आ गई। EF की लेंथ किसकी होगी? इसकी हाफ होगी, है ना। तो EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यानी कि हाफ ऑफ 12 दैट इज इक्वल टू 6, है ना। 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी लेकिन क्वेश्चन एकदम सिंपल था, छोटा सा। नेक्स्ट केस स्टडी की बात करते हैं। तो केस स्टडी 3 है एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला हाईवे ओवरपास अंडरपास, ए हाईवे अंडरपास पैराबोलिक इन शेप। तो जो पैराबोलिक अंडरपास होता है, जो हाईवे अंडरपास होता है वो पैराबोलिक शेप का होता है ना। इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसके अंदर ये दे रखा है ए पैराबोला इज ए ग्राफ दैट रिजल्ट्स फ्रॉम दिस। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ बनाते हो आपको तो पैराबोलिक शेप का मिलता है। पैराबोलाज आर सिमेट्रिक अबाउट ए वर्टिकल लाइन नॉन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक वर्टिकल लाइन के अबाउट दोनों पार्ट्स एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री रन्स थ्रू द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ पैराबोला विच कॉल्ड इज कॉल्ड द वर्टेक्स, है ना। अब ये देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इस तरफ और इस तरफ फिगर आइडेंटिकल रहता है, ठीक है। अब ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैराबोला के अगर मिनिमम पॉइंट से निकलता है ना, तो ये क्या होता है? मिनिमम पॉइंट, है ना। इसको वर्टेक्स बोलते हैं। और मैक्सिमम पॉइंट से निकलता है तो ये वर्टेक्स हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। यानी कि अब यहां से ये तो पता लग गया। देखिए क्वाड्रेटिक के अंदर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे।
द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाई, एक हाईवे ओवरपास है, हाईवे ओवरपास क्या होता है, पैराबोला होता है, पैराबोला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब हाईवे ओवरपास रिप्रेजेंटेड बाई दिस इक्वेशन, यानी कि इस पैराबोला यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, देन इट्स जीरोज आर, यानी कि फाइनली हमें करना क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल करना पड़ता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x x अब यहां पे क्या आ जाएगा, x माइनस 4 कॉमन आ गया और x प्लस 2 कॉमन आ गया है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड माइनस 2। तो 4 एंड माइनस 2 ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 माइनस 2। सिंपल क्वेश्चन था। इसको मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसने क्या बोल दिया, हाईवे ओवरपास रिप्रेजेंटेड बाय दिस पॉलिनोमियल। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना हम लोगों ने सीखे हुए हैं। अब कहता है द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, जितनी बार वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ये सिंपल क्वेश्चन है ना, तो ये क्या हो गया, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो ये आंसर हो गया। द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब इसके अंदर दे ही रखा था कि जो हाईवे ओवरपास होता है उसका इक्वेशन किस तरह से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में होता है। और इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक पैराबोला होता है। अब हमें पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ भी एक पैराबोला होगा। क्लियर है। The representation of highway underpass whose one zero is 6 and the sum of zeros is 0। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक जीरो है ना, इसके मान लेते हैं दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, उसमें से अल्फा की वैल्यू इसने दे दी 6 और क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता लग गया 6 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है। अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू आ गई -6। ठीक है। अब हमें हाईवे अंडरपास का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से होता है, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा की वैल्यू 6 बीटा की वैल्यू -6 तो 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 इंटू -6 कितना हो जाएगा, 6 इंटू -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं लेंगे इक्वल में अंदर, क्योंकि हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट ई कहता है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैन हैव इज। अब दोस्तों अगर नंबर ऑफ जीरोज है तो नंबर ऑफ जीरोज हमें निकालने के लिए अब आप देखोगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की वो वैल्यूज हमें चाहिए जो कि जिसके लिए इसकी वैल्यू 0 आए, है ना। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए।
अब आप लोगों को पता है कि इसको अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस तरह से आ जाएगा। अब ये देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस 0 हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बात करते हैं। आगे कहता है केस स्टडी 4 के अंदर ए 100 मीटर रेस, ठीक है, उसके बारे में केस स्टडी दे रखा है और कहता है कि ए स्टॉप वॉच हैज यूज्ड टू फाइंड द टाइम दैट इट टुक ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू रन 100 मीटर। 100 मीटर रन हुआ, उसके अंदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, ठीक है। उसमें देखिए जिन लोगों ने 0 से 20 सेकेंड्स के अंदर रेस को कंप्लीट किया उन स्टूडेंट्स ऑफ नंबर थे 8। 20 से 40 सेकेंड्स के अंदर जिन लोगों ने किया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 10। 40 से 60 सेकेंड्स के अंदर जिन लोगों ने रेस को कंप्लीट किया 13 स्टूडेंट्स थे। 60 से 80 जिन लोगों ने कंप्लीट किया 6 स्टूडेंट थे। और 80 सेकेंड से 100 सेकेंड्स के बीच में जिन लोगों ने कंप्लीट किया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 3। क्लियर है इतनी बात? तो ये तो था हमें गिवन इंफॉर्मेशन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। एस्टिमेट मीन टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। अब इस डेटा के लिए एस्टिमेट मीन निकालना है हमें। ये देखिए तो इसका मीन कैसे निकलता है, इसका मीन कैसे निकलेगा? यहां लिखते हैं हम लोग क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 एंड 60 से 80। यही तो है क्लास इंटरवल। और 80 से 100 भी है ना, ठीक है। अब इसके लिए फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है? 8 है, 10 है, इसके लिए 13 है, इसके लिए 6 है और इसके लिए 3 है। तो जब हम लोग मीन निकालते हैं तो उस टाइम हमें x की रिक्वायरमेंट होती है। x क्या होता है? क्लास इंटरवल की अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो x की बात करें तो x हो जाएगा, xi बोलते हैं इसको, fi भी बोल देते हैं, 0 + 20 का हाफ 10। अब क्या गैप कितने का है? 20। वैसे ऐड करते जाइए डायरेक्ट 20 20 20, अदरवाइज वैसे भी निकाल सकते हैं। ये 60 60 का हाफ 30, ये 100 30 100 का हाफ 50, ये 160 160 का हाफ 80 और ये 180 80 का हाफ, सॉरी ये 60 हो जाएगा ना, नहीं ये 130 होगा ना, ये 70 होगा, 70 है ना, ये 70 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 70 होगा, 70 और ये हो जाएगा 90, ठीक है। फिर मीन निकालने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है FI/XI की, है ना। तो FI/XI हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80 और ये 300, ये 650, ये 420 और ये हो जाएगा 270। फिर इसका सिग्मा FI/XI निकलता है, कितना हो जाएगा ये, यहां पे देखिए बहुत ज़्यादा इसको मतलब एकदम सजा सजा के लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो इसी हिसाब से कर लेंगे हम लोग। ये भी ध्यान रखेंगे आप, केस स्टडी सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लेने चाहिए ना। तो 0 और ये हो जाएगा 5 और 2 7 7 7 14 4, फिर 1 कैरी आ जाएगा 9 12 18 22 24। कितना आ जाएगा, $80 300 650, ठीक है। ये 0 आ गया, ये 7 7, अच्छा यहाँ पे 8 और क्या जाएगा ना 8 5, कितना हो जाएगा, इसको ऐड से करने की गलत हो गया ना यहाँ पे, इसका एडिशन
ये रहा, ये यहाँ पे इसको फिर से करते हैं। ठीक है, तो अब इसका करना है हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई से, यानी कि इस कॉलम का सम। तो ये हो जाएगा 0, 8 and 5 13 और 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, 15 and 7, 15 and 7 हो जाएगा 22, है ना। 22 का 2, फिर 2 कैरी 5 and 6 11, 11 and 6 कितना हो जाएगा 17, है ना। तो ये हो गया 2 3 5 6 11, 11 and 6 हो गया 17। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सम कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का सम हो जाएगा 8 10 18 18 18 21 31 31 and 9 14, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो जो मीन होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली हम लोगों ने, 1720 डिवाइडेड बाय 40। तो 43 क्या है, इसका मीन आ जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहे थे हम, तो 43 इसका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब देखिए मॉडल क्लास क्या होती है, ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो फ्रीक्वेंसी ये रही सबसे ज़्यादा वाली, तो इसकी मॉडल क्लास क्या हो गई 40 60 हो गई, है ना। तो आगे बात करते हैं 40 60। व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, है ना। तो अपर लिमिट क्या है 40 और 60, मॉडल क्लास ये है तो 60 अपर लिमिट हो गई, तो 60 इज द आंसर। क्लियर है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास तो हम लोगों ने निकाल ली है, लेकिन मीडियन क्लास कैसे निकलेगी। मीडियन क्लास के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो टेबल बना रखी थी हम लोगों ने, इसी में कर लेते हैं, इसी में करेंगे। अच्छा, इसको वापस से वहीं कर लेते हैं। ठीक है, मॉडल क्लास लोअर मॉडल क्लास तो 40 60 थी, ये हम लोगों ने निकाला था अभी 40 और 60, 40 60। अब हमें क्या निकालनी है, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए वही टेबल बनती है, लेकिन उसके अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है ना। ये क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी, और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, पहले तो इसकी जो क्लास है उसको लिख लेते हैं। क्या था, पेपर मेरे पास ऑफलाइन का भी पड़ा है, उसमें से देख के लिख लेते हैं। जीरो 20 20 40 40 60 60 80 एंड 80 100। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसीज है 8 10 13 6 एंड 3। क्लियर है। ठीक है, इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 8 18 कितना हो जाएगा 33 40 आ जाएगी ना। 8 10 18 18 एंड 3 कितना हो जाएगा 18 एंड 3 31 हो जाएगा यहाँ पे 31 एंड 6 37 और 3 40, है ना। तो 40 n/2 होता है ना, तो n/2 कितना होगा 40/2, है ना। तो 20, तो 20 से थोड़ी ज़्यादा, 20 से नेक्स्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है 31 है। ठीक है, 31 है तो 31 ये वाला जो होगा वो क्या होगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या होगी इस केस के अंदर, मीडियन क्लास 40 60। तो दोनों की लोअर लिमिट का सम है 40 + 40 दैट इज इक्वल्स टू 80। तो 80 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ मैनी स्टूडेंट्स फिनिश्ड द रेस विद इन 1 मिनट। ठीक है, इसके लिए वापस से फर्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। देखिए 1 मिनट से कम यानी कि 60 सेकंड से कम कितने स्टूडेंट्स ने रेस को फिनिश किया है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं
तो 8 स्टूडेंट्स ये हो गए जिन्होंने 0 से 20 सेकंड, तो ये भी 60 सेकंड से कम वाले हैं, ये भी 60 सेकंड से कम वाले, और ये भी 60 सेकंड से कम वाले हो गए। तो कितने हो गए? 18 प्लस 13 31 हो गया ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 31। 8 प्लस 13 प्लस 18, है ना। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब दोस्तों इसका पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। पार्ट बी क्या है? 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर 3 bells ring an interval of 4, 7 and 14 minutes. All the 3 bell rang at 6 AM when the 3 will ring the another, है ना। तो ऐसा कब होगा? जब ये तीनों रिंग्स दोबारा एक साथ बजेगी, ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को जो गिवन टाइम होता है उनका एलसीएम लेना होता है, और ये जो है स्टार्टिंग के अंदर 6 AM पर बजी थी, तो अगले कितने टाइम बाद साथ में बजेगी वो निकाल लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 4, 7 and 14 कैलकुलेट करना है हमें। तो 4 को किस तरह से लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 raised to power 2, 7 को लिख सकते हैं 7 raised to power 1, और क्या लिख सकते हैं? 14 को लिख सकते हैं 2 raised to power 1 into 7 raised to power 1। अब इसके पास एलसीएम निकालना है, तो इसके पास एलसीएम नहीं है, इसके पास 2 raised to power, इसके पास 7 नहीं है तो इसको दे दो 7 raised to power 0, इसके पास 2 नहीं है तो इसको दे दो 2 raised to power 0। अब 2 के पेयरिंग देख लो और सबसे बड़ी पावर देख लो, 4, 7 and 14, है ना। तो 2 raised to power 2 हो जाएगा और 7 raised to power हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 28, है ना। तो 28 मिनट, तो 6 AM पर पहली बार एक साथ बजी, उसके बाद 28 मिनट बाद बजेगी, तो यानी कि 6 o'clock 28 AM पर ये वापस एक साथ बजेगी। क्लियर है? Find the points on x-axis which is equidistant from the points this. तो x-axis के ऊपर पॉइंट जो होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। Let the point is x, 0, ठीक है। x, 0 की फॉर्म में होगा पॉइंट, हम लोगों ने मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है इसकी जो डिस्टेंस है 2, -2 से इस पॉइंट की, तो वो लिख लेते हैं। इसकी डिस्टेंस हो जाएगी x -2 प्लस 0 माइनस एंड -2 है ना, तो +2। ये जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द -4, 2, तो x + 4 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे और इनके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, तब आ जाएगा x² + 4 - 4x प्लस ये आ जाएगा 0, 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर होता है 4, इधर आ जाएगा x² + 16 प्लस 8x प्लस इधर आ जाएगा 4, है ना। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है, यहां पर देखिए x² से x² कैंसिल हो गया, तो ये 16 इधर आ जाएगा, -16 + 4 और उधर 8x था, तो ये 8x में से प्लस का 4x हो जाएगा ना। तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, ये -12 और ये हो गया 12x। तो x की जो वैल्यू है -12/12 -1, तो -1, 0 इज द पॉइंट, है ना। -1, 0 जो है वो पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो पॉइंट है इसमें हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली, ये पॉइंट हो गया -1, 0। आगे बात करते हैं इसका जो और पार्ट है उसकी।
ठीक है। और पार्ट में दे रखा है P and Q are 2 points, find the coordinates of the R on PQ such that, अब PQ और R के अंदर रिलेशन दे रखा है, कैसे? अब ये देखिए, अब ये दे रखा है हमें PR इज इक्वल टू 2QR, है ना। तो इसका मतलब हो गया PR अपॉन QR 2/1। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, ये देखिए P और Q कोई 2 पॉइंट थे, P और Q 2 पॉइंट थे, इसके ऊपर एक पॉइंट R है। तो अब हमें देखिए दोस्तों दे रखा है रेशियो PR और RQ का रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है 2:1। इनडायरेक्टली ये रेशियो गिवन है। अब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है -2,5 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है हमें कितने हैं 3,2, है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। तो अब देखेंगे आप इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y, तो x जो कोऑर्डिनेट होगा वो किस तरह से निकलेगा 2 × 3 + 1 × -2 डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6 - 2 हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 होगा ना। 6 - 2 4 डिवाइडेड बाई 3, 6 - 2 4 एंड डिवाइडेड बाई 3। और y कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो 2 × 2 + 1 × 5 डिवाइडेड बाई 2 + 1 कितना हो जाएगा 4 एंड कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 हो गया ना। तो 4,3 जो R जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 डिवाइडेड बाई 3,3। क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, जीरोज दे रखे हैं और इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमें अगर जीरोज दे रखा होता है तो हम लोग कौन सी इक्वेशन का यूज करते हैं, इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उसके जीरोज की फॉर्म में लिखा जा सकता है x² प्लस सम ऑफ जीरोज इंटू x, माइनस आता है यहां पर, सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग ये निकाल लेते हैं पहले, सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज तो 5 - 3√2 ये पहला जीरो है, प्लस दूसरा जीरो है 5 + 3√2। तो इसको जब आप ऐड करोगे 3√2 से 3√2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 10। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो 5 - 3√2 प्लस इंटू 5 + 3√2। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म है, a + b, a - b की फॉर्म है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर - 3√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 27, है ना। तो ये हो जाएगा -2। क्लियर है। √2 है वो, है ना, यहाँ पे 3√2 है, ये कंफ्यूजन हो गया था। 3√2, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 2, 9 × 2 है ना, 18 हो जाएगा, 18 हो गया। कितना बचेगा 7 बचेगा ना, प्लस का 7।
तो ये 7 हो गया। अब इस इक्वेशन के अंदर दोनों वैल्यूज पुट करनी है आप लोगों ने, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज हम लोगों ने निकाला 10 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोगों ने निकाला 7 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ ए बी ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर विद ए एंड बी एज देयर सेंटर, ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अनदर। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होगा कि अगर किसी भी सर्कल के लिए हमें मान लो कोई पॉइंट गिवन है, मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, उसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट है P, तो उससे आपको टेंजेंट बनानी। तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर से एक लाइन खींचते हैं जिसकी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर, फिर इस लाइन सेगमेंट को हम लोग बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, इसकी हाफ लेंथ से ज़्यादा का आर्क खोलते हैं और वहां पर आर्क लगा देते हैं इस तरह से, फिर यहाँ पॉइंट पर इस तरह से, तो ये इसका एंगल, ये जो लाइन बाइसेक्टर आ जाता है। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे सेंटर मानते हुए इसको इतनी रेडियस का हम लोग सर्कल बना देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो पॉइंट कट करते हैं वो इस पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, तो ये इस तरह से टेंजेंट बन जाती है। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है हम लोगों को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा देखें आप, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर लेंथ का लाइन सेगमेंट है। अब ए बी के ऊपर आप लोगों को सर्कल बनाना है 5 सेंटीमीटर का, तो ए बी के ऊपर सर्कल बन गया 5 सेंटीमीटर का, और बी के ऊपर बनाना है 3 सेंटीमीटर का, तो बी के ऊपर बन जाएगा ये 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, समझ में आई बात। अब मुझे क्या बनाना है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल, यानी कि इस सेंटर पे जो टेंजेंट्स बनानी है वो इस पॉइंट से बनानी है, और इस सर्कल पे जो टेंजेंट बनानी है वो इस पॉइंट से बनानी है। तो मुझे करना क्या है, अभी जो लास्ट में कॉन्सेप्ट बताया था वही करना है। जब मैं इस पॉइंट से टेंजेंट खींचूंगा तब मुझे इस लाइन का मिड पॉइंट चाहिए, जब मैं इस पॉइंट से इसके लिए टेंजेंट खींचूंगा तब भी मुझे मिड पॉइंट चाहिए इसका। तो पहला काम तो इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, यहां से हाफ लेंथ से ज्यादा का खोला आर्क लगाया, इधर से हाफ लेंथ से ज्यादा का खोला आर्क लगाया, अब ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अब इसको सेंटर मानना है और इतनी रेडियस का आपको सर्कल बनाना है, बन गया सर्कल। अब इस पॉइंट के लिए ये क्या हो गए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए टेंजेंट के, और इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए टेंजेंट के लिए, टेंजेंट ड्रॉन हो गई। इस तरह से बन जाएगा आपको। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इफ tan a is equals to 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 upon sin a। क्या गिवन है, tan a is equals to 3/4, यानी कि एक ट्राइंगल है जिसकी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कितना है, 3:4 है। यही तो होता है tan का मतलब, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 1 upon sin a प्लस 1 upon cos a। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका एंगल है ये a, अब उसके लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, है ना। तो इन दोनों साइड्स का रेशियो कितना है, 3:4। तो मान लेते हैं ये साइड कितनी रही होगी, 3 के, और ये साइड कितनी रही होगी, 4 के। क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं हम लोग साइन ए की और कोस ए की, इस हिसाब से निकालने की कोशिश करें। अब ये लेंथ है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग 5k होना चाहिए। तो साइन ए की वैल्यू होती है लेंथ अपॉन
है ना, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ना, 3k अपॉन 5k, और कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होती है। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी k से k कैंसिल 3/5 और कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी 4/5। क्लियर है। वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 प्लस साइन ए, नहीं 1 अपॉन साइन है, वो वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन साइन ए की, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए की। साइन ए की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो कितनी, 3/5, तो यहां पुट करेंगे 1 अपॉन 3/5 प्लस 1 अपॉन 4/5 कॉस ए की वैल्यू, 5 ऊपर चला जाएगा 3 प्लस 5 ऊपर चला जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 12 तो इसका आंसर आ जाएगा 35/12, आंसर आ जाएगा 35/12। क्लियर है इतनी बात। अब इसके अंदर इसका नेक्स्ट पार्ट और है ना, अच्छा और के अंदर एक पार्ट दे रखा है वहीं पे नीचे ही दे रखा है, ये दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये सिंपल क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों कैसे करना है इसको यहां पे बता देता हूं मैं। √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर है इतनी बात। अब मैं √3 इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं क्या? अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो ठीक है, उल्टा कर दिया और वो हो जाएगा साइन अपॉन कॉस tan थीटा। अब tan के अंदर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की होती है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, एक सेंटर है जो कि क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर बना हुआ है, और क्या कहता है AD इज परपेंडिकुलर टू AB, AD इज परपेंडिकुलर टू AB इफ द रेडियस ऑफ इन सर्कल इज 10 देन द वैल्यू ऑफ x इज। वैल्यू पूछी है x की। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ध्यान से देखें। देखिए दोस्तों ये सेंटर है और ये यहां तक आ रहा है, तो ये हो गई इसकी रेडियस। अब रेडियस और टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया यहां पर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं इसको, OS इज परपेंडिकुलर टू AD, OS इज परपेंडिकुलर टू AD। इसका मतलब क्या है, फिर एक और चीज देखें। अब यहां पर आप लोग देखोगे कि OP जो है वो भी क्या है, रेडियस है। OP भी क्या है, रेडियस है। और ये देखिए AP क्या है, इसकी टेंजेंट है। AP क्या है, इसकी टेंजेंट है। इसको यहां पर एक पॉइंट नहीं है ना, ये पॉइंट B है, लिखा हुआ नहीं यहां पे, है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग हो गया OP इज परपेंडिकुलर टू AB। यहां तक समझ में आई बात। तो अब यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल S जो है वो 90 है और एंगल P जो है वो 90 है, ये वाला। ठीक है, सो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं, सो APOS इज ए स्क्वायर, APSA इज ए स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, OS जितना है उतना ही AP है, और OS की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी, रेडियस थी, तो OP भी रेडियस है और वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पॉइंट C जो है वहां से दो टेंजेंट्स खींची गई है, RC और CR और CQ, है ना। तो इसका मतलब
CR और CQ दोनों बराबर होनी चाहिए। तो CR की वैल्यू कितनी है? CR की वैल्यू 27 है। इसका मतलब CQ भी 27 सेंटीमीटर है। यहां तक समझ में आई बात। अब हम लोग CQ को किस तरह से लिख सकते हैं? हम लोग CQ को लिख सकते हैं CB माइनस BQ। CB माइनस BQ लिख सकते हैं तो CQ की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहां पर CQ की वैल्यू पता है, CB की वैल्यू पता है, तो BQ की वैल्यू आ जाएगी, है ना। BQ की वैल्यू आ जाएगी, BQ इज इक्वल टू CQ CB माइनस CQ, है ना, CB माइनस CQ। तो CB की वैल्यू कितनी गिवन है? 38 और CQ की वैल्यू 27। तो कितना आ जाएगा ये? 38 माइनस 27 कितना आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर आ गया। यहां तक बात समझ में आई। ये जो लाइन सेगमेंट है वो 11 सेंटीमीटर आ गया है। क्लियर है? ठीक है। अब ये देखिए कि जो B पॉइंट है उससे सेंटर पर दो टेंजेंट खींची गई है, BQ और BP। तो BQ और BP भी इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब BQ इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू कितना है? 11 सेंटीमीटर है। ये हम लोगों ने अभी निकाला। ठीक है। अब हमें पता है कि AP जो है उसकी लेंथ फाइंड करनी है हमें, तो और AB जो है उसको कैसे लिखा जा सकता है? AP प्लस BP। ठीक है। AP की वैल्यू कितनी है? AP की वैल्यू हमें पता है कितनी है? AO इज इक्वल टू OA। OA नहीं है यहां पर, AP लिखना है इसको, है ना। OS इज इक्वल टू AP, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड। ठीक है। तो AP की हम लोगों ने निकाल ली लेंथ कितनी? 10, और BP की लेंथ निकाल ली हम लोगों ने कितनी? BP और BQ कितना है? 11। तो ये AP की जो लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर हो गई, और AB की लेंथ ही हमें फाइंड करनी थी। क्लियर है स्टूडेंट? सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इसके पार्ट ए के सेक्शन सेकंड का डिस्कशन किया और पार्ट बी के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन थे उनका डिस्कशन किया, और नेक्स्ट सेशन में इसके हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने इसके पार्ट ए के सेक्शन सेकंड का डिस्कशन किया और पार्ट बी के जो शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो होपफुली आज का सेशन सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को यह सेशन हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।